हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी के अंदर। वो क्या है याद रखना, वो है हिंदी में आज का जो टॉपिक रहेगा वो है समास। और समास अगर किसी भी एग्जाम में, याद रखना, हिंदी आती है, किसी भी एग्जाम के अंदर क्या होती है, हिंदी आती है, तो याद रखना वो है, कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ से समास से टॉपिक ना आए। तो आज बिल्कुल हम समास को कहाँ से, जीरो से प्रारंभ करेंगे। और कहाँ पर जीरो को प्रारंभ करते हुए भाई कहाँ की तरफ चलेंगे, हीरो की तरफ बन के, यानी हीरो बनते चलेंगे। बिल्कुल सवालों को चुटकियों में सॉल्व करते चलेंगे कि क्या एग्जाम में पूछा है और क्या नहीं पूछा है। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। जो टॉपिक है वो क्या है, समास। तो सबसे पहले हम लोग इस समास की डेफिनेशन जानेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो है क्या, परिभाषा। देखिए, डेफिनेशन की बात करता हूँ तो याद रखना, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये याद रखना। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, याद रखना बच्चा, इसे कहा जाता है समास। अब देखिए, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा राजपुत्र। राजपुत्र जो है, अगर मैं इसका विग्रह करता हूं तो क्या होगा, राजा, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। अब जो राजा है ये पहला पद हो गया, पुत्र जो है ये सेकंड पद हो गया। और अगर मैं बात करता हूं कि इस राजा का जो पुत्र है, इसके बीच में जो संबंध बना रहा है, पहले पद और दूसरे पद, या पहले शब्द और दूसरे शब्द के बीच में जो संबंध जोड़ रहा है वो क्या है, का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो राजपुत्र है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। और ये कैसे हैं, परस्पर संबंध रखने वाले हैं। इन्हीं को कहा जाता है, समास कहा जाता है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, मैंने कहा देश भक्ति। दो पद कौन से हो जाएंगे, देश प्लस भक्ति, ये पहला पद हो गया। और ये कौन सा हो गया, सेकंड पद। अगर मैं इसकी विग्रह करूंगा क्या बन जाएगा, देश के लिए भक्ति। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो देश के लिए भक्ति है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पहले और दूसरे पद का आपस में क्या है, एक संबंध है। और संबंध बनाने वाले शब्द कौन से, के लिए। तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समास। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे जानते हैं, देखिए, समास के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ समास के अर्थ की, तो समास का जो अर्थ है वो क्या होता है, याद रखना, संक्षेप, या इसी को कहा जाता है संक्षिप्तीकरण। इसी को भाई क्या कहा जाता है, याद रखना, इसी को कहा जाता है संक्षिप्तीकरण। तो एग्जाम में सीधा हमसे क्वेश्चन आता है कि समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो याद रखना, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और अगर मैं बात करता हूँ कि समास का जो विलोम होता है, समास का जो विलोम होगा वो क्या होगा, याद रखना, समास का विलोम होता है मेरे भाइयों व्यास। क्या होता है, व्यास होता है समास का विलोम जो शब्द होता है। अब हम लोग जानेंगे कि समास के जो मुख्य भेद होते हैं, समास के मुख्य, अगर मैं भेद की बात करता हूं तो मेरे मित्रों याद रखना, कितने होते हैं, चार होते हैं।
और अगर हमसे कभी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि समास के भेद कितने होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आए तो कितने बताएंगे, 6। अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो आंसर होना चाहिए 4, और अगर हमसे समास के भेद कितने हैं तो आंसर कितना होना चाहिए, 6। ये दोनों ही जो क्वेश्चन है बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे 6 पढ़ के रखते हैं। अब हम लोग आनेंगे कि 4 कौन से होते हैं या 6 कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो ध्यान देना, एक तरफ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुख्य भेद के बारे में, समास के मुख्य भेद 4, और यहाँ पर जानेंगे हम लोग समास के भेद तो कितने हैं, 6। तो चलिए एक बार 4 के बारे में जानते हैं और एक बार 6 के बारे में जानेंगे। तो पहला होता है, उसे कहा जाता है अव्ययीभाव समास। सेकंड होता है बहुब्री समास। तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है द्वंद्व समास। और फोर्थ जो होता है इसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। तो याद रखना, समास के जो मुख्य भेद होते हैं भाई वो कितने होते हैं, 4, और वो 4 भेद कौन से होते हैं, ये वाले 4 होते हैं। जब 6 की बात करूंगा तो कौन से होते हैं, 4 तो यही होते हैं। अविभाव समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के ही दो पार्ट होते हैं जिन्हें अलग से बता दिया गया है। पांचवा नंबर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और जो नेक्स्ट होता है बच्चा याद रखना, छठे नंबर का जो समास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। तो ध्यान देना, अगर मैं 6 की बात करूंगा, समास से मुझे 6 से पूछेगा तो ये 6 भेद होते हैं। और अगर मैं 4 की बात करूंगा मुख्य की तो ये 4 होते हैं। अब एग्जाम में एक एक करके हमसे क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इन एग्जाम इन भेदों से ही क्वेश्चन आएगा। हम इन्हें एक एक करके डिफाइन करेंगे कि कौन से समास है कौन से नहीं है, क्या डेफिनेशन होगी, इस तरीके से हमें एग्जाम में आंसर देना है। इस तरीके से पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं, हर एक चीज के बारे में बिल्कुल बेसिकली जानेंगे, बिल्कुल जीरो से जानना प्रारंभ करेंगे और एकदम लास्ट तक जानेंगे। तो देखिए, अगर आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9991158665, तो आप लोग इस स्क्रीन पर चल जो नंबर चल रहा है वहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो याद रखना, आप लोग नोट्स ले सकते हो। इसी के साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो या आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, तो आप नोट्स जो है वो प्रोवाइड यानी कि आप ले सकते हो। अब इसी के साथ हम लोग एक एक करके जानेंगे कि सबसे पहले अव्ययभाव समास जो है वो है क्या, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे कि अव्ययी भाव समास जो है वो है क्या मेरे भाइयों, याद रखना। अगर मैं अव्ययी भाव समास की बात करता हूँ तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या परिभाषा होती है इसके बारे में जानेंगे। जिस समास में
पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है जिस समास में पहला पद अव्यय हो और समस्त पद भी या दूसरा पद भी क्या हो जाए, अव्यय हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आ रहा है और वो कॉमन शब्द क्या है, इस चीज के बारे में समझिए। इसमें एक बार बार वर्ड का यूज किया गया है, शब्द का यूज किया गया है अव्यय के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये अव्यय है क्या। अव्यय के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना, इस अव्यय को ही कहा जाता है अविकारी। इसी को क्या कहते हैं, अविकारी कहा जाता है। ये अविकारी या अव्यय क्या है, इस चीज के बारे में समझिए। तो देखिए, अगर मैं अविकारी या अव्यय के बारे में बात करता हूं तो अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन और काल या पुरुष के अनुसार कभी भी नहीं बदलते, वो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हें अव्यय या अविकारी कहा जाता है। आप कहोगे सर ऐसे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, याद रखना। और मैं अगर बात करता हूं कि अविकारी या अव्यय जो होते हैं उनके भेद भी कितने होते हैं, तो चार होते हैं। चार भेद कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी है, समुच्चय बोधक ये भी क्या है, अविकारी है, संबंध बोधक ये भी क्या है, अविकारी है, और विस्मयादि बोधक क्या है, ये भी अविकारी है। एक एग्जाम्पल समझना, उस सेंटेंस से आप सारी चीजें समझ जाएंगे। राम तेजी से घर जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, सीता तेजी से घर जाती है। मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हैं, यानी दो पूरे पूरे वाक्य लिख दिए। राम तेजी से घर जाता है और मैंने लिखा सीता तेजी से घर जाती है। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ का जो पहला शब्द है उसे देखता हूं कि है क्या। तो मैं अगर दोनों की ही बात करता हूं तो ये क्या है, संज्ञा। ये क्या है, संज्ञा। और जो जाता है या जाती है ये क्या हो गई भाई, ये होगी क्रिया। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, राम जो संज्ञा है उसका स्त्रीलिंग हो गया सीता, यानी कि ये चेंज हो चुकी है। और जो जाता है जो क्रिया है वो क्या हो गई, जाती। लेकिन बदला क्या नहीं है, बदला नहीं है, तेजी बिल्कुल नहीं बदला है, से भी नहीं बदला है, जो घर है घर भी नहीं बदला है। लेकिन घर जो शब्द याद रखना बच्चा, अब मैं इसमें जो एक वर्ड आया ना तेजी, तो जो तेजी शब्द है यही क्या है, ये है क्रिया विशेषण। और जो क्रिया विशेषण है यही क्या है, याद रखना, यही अव्यय या अविकारी होता है। ये तो वो डेफिनेशन है जो सभी किताबों में आपको देखने को मिलेगी, याद रखना। लेकिन आपको उस चीज के बारे में बताया जाएगा जो किताबों से अलग, जो एक किताब में क्या अभी तक आपने नहीं पढ़ी होंगी, बिल्कुल हर एक चीज आपको ट्रिक वाइज भी बताई जाएगी। ये तो सिर्फ बुक की डेफिनेशन है जो अब तक आप लोग अब तक पढ़ते भी आए होंगे और आपने सीख भी रखा होगा। अब इसी में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में, ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं पूरा वाक्य दे दिया और इससे बताइए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगर मैं एग्जाम की बात करता हूं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जैसे प्रतिदिन, क्या आगे याद रखना, इसके अंदर आ गया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, इसमें एक सेंटेंस होता है, प्रति माने क्या हो गया, रोजाना, यानी कि अगर मैं इसका विग्रह करूंगा तो विग्रह क्या होगा, दिन, दिन। अब आप इस दिन को जो है, ये पहला वर्ड अव्यय है, ये पहला क्या है, पद है। और ये कौन सा पद है, ये सेकंड पद हो गया। अगर मैं बात करता हूं इस दिन के बारे में या पहले पद के बारे में, आप इसे किसी के भी लिए यूज कीजिए। राम दिन में सोता है, सीता दिन में सोती है,
तो सोना जो है या सोती है, राम की जगह सीता हो गया, सोने की जगह सोती हो गई, यानी संज्ञा भी चेंज हो रही है, क्रिया भी बदल रही है, लेकिन बदल क्या नहीं रहा, दिन नहीं बदल रहा है। तो जो पहला पद अव्यय था वही क्या है, सेकंड पद। तो इसलिए याद रखना ये क्या रहेगा, इसे कहा जाएगा अव्यय यानी कि अविभाव समास। इसकी अगर मैं और पहचान की बात करता हूं तो इसकी पहचान क्या है, याद रखना। और वो पहचान जो है बड़ी सिंपल, बहुत बेहतरीन। आप अब कभी भी क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो याद रखना, अगर देखिए ये है अविभाव समास, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो याद रखना मेरे भाइयों, मैं इसकी पहचान की बात करता हूँ कि इसकी पहचान क्या है या इसकी और भी डेफिनेशन क्या है। अगर अगर किसी भी समझना इस चीज के बारे में, अगर किसी भी समास में दोनों पद या शब्द एक जैसे हों, अगर किसी भी समास में दोनों पद एक जैसे हों, या दोनों के एक जैसे हों, या दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, चिन्ह लगा हो। अब आप कहोगे सर योजक चिन्ह क्या है, तो याद रखना बच्चा, योजक चिन्ह कहा जाता है इस तरीके से, अगर आप डैश जैसा लगा देते हो तो उसे कहा जाता है योजक चिन्ह। अब देखो इसी के साथ में, जैसे मैंने कहा राम राम, एक सेंटेंस लिखा मैंने राम राम, तो ध्यान देना, ये जो राम राम है ये क्या है, ये पहला पद है, फर्स्ट पद है। और जो राम है ये कौन सा है, ये सेकंड पद है। तो दोनों के बीच में दोनों शब्द कैसे एक जैसे हैं, और दोनों के बीच में क्या है, याद रखना योजक चिन्ह लगा है, तो ये शब्द क्या होगा, ये होगा अव्ययभाव। लेकिन आप कहोगे कि सर हमने योजक चिन्ह के बारे में तो ये पढ़ रहा है कि अगर किसी भी शब्द में योजक चिन्ह होगा तो वह द्वंद्व समास होगा। तो ध्यान देना मेरे भाइयों इस चीज के बारे में कि अगर मैं द्वंद्व समास की बात करता हूं तो द्वंद्व समास में जो दोनों पद रहेंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे हमेशा एक दूसरे के विपरीत, यानी कि विलोम शब्द रहेंगे। जैसे दिन का रात, तो ये क्या है, याद रखना, ये है द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ दिन का रात नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, दिन दिन, रात रात। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है दिनों दिन में कौन सा समास है, तो दिनों दिन में याद रखना, अगर मैं इसका विग्रह करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका विग्रह होगा दिन दिन, यानी कि बच्चा याद रखना, इसका मतलब हो गया दोनों शब्द एक जैसे हैं तो कौन समास होगा, अव्ययभाव समास। मैंने कहा पेपर में आता है रातों रात में कौन सा समास है, तो याद रखना रात रात, दोनों शब्द एक जैसे हैं, और दोनों शब्द जब यहाँ एक जैसे आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अविभाव समास। तो आई होप चीजें समझ में आपको बहुत अच्छे से आ रही होंगी। तो मैंने क्या कहा है कि जिस भी जगह आपको दोनों पद कैसे हो, एक जैसे मिल जाए या दिख जाए, तो याद रखना दोनों के बीच में क्या हो, योजक चिन्ह हो। और योजक चिन्ह ना भी हो लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए, दोनों दोनों एक जैसे। पेपर में आता है, जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, राधे राधे,
कि जो राधे राधे है उसमें कौन सा समास है, तो याद रखना पेपर में क्वेश्चन आया था, तो राधे राधे जो है वो है अव्ययभाव समास, क्योंकि दोनों जो शब्द है या पद है वो कैसे हैं, वो एक जैसे हैं बच्चा, याद रखना दोनों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह। तो हमने अब तक डेफिनेशन के बारे में जाना, अब आपको कुछ और पहचान बताई। इसी के साथ अव्ययभाव समास की कुछ और पहचान हमको जानते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना अव्ययभाव समास की और पहचान देखिए। अगर किसी भी अगर किसी भी शब्द की शुरुआत उपसर्ग से हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे कुछ शब्द भी लिख देता हूं मैं उपसर्ग, जैसे प्रति आ जाए, अनु आ जाए, यथा आ जाए, बे आ जाए, नी आ जाए, आ जाए, हर आ जाए, बा आ जाए, आदि। एक्स वाई जेड ऐसे बहुत सारे क्या है उपसर्ग हो सकते हैं। अब मैंने कुछ आपको फिक्स लिख दिए, याद रखना पेपर में सबसे ज्यादा जो आते हैं वो यही वाले आते हैं। मैंने कहा प्रति के बारे में, तो प्रति के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बच्चा याद रखना, प्रति से जैसे मैंने लिखा यहाँ पर प्रतिदिन, प्रति एक, थोड़ा ध्यान देना, प्रति एक जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो जो भी मैंने सेंटेंस लिखा है मेरे भाइयों, अब मैंने प्रतिदिन लिखा, इसका मतलब क्या है, दिन दिन हो गया, प्रति एक लिखा तो एक एक हो गया। अब जैसे मैंने लिखा अनु, तो मैंने लिख दिया अनुरूप, अनुशासन। तो इसमें क्या आ रहा है, प्रारंभ किससे हो रहा है, अनु से हो रहा है। यथा से मैंने कोई सेंटेंस लिखा, यथाशक्ति, बे से क्या हो जाएगा, बेईमान, नी से क्या हो गया, निडर, आ से क्या हो गया, आजन्म या आजीवन, भर से क्या हो गया, देखना भरपेट, बा से क्या हो गया, बाकायदा। तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं ध्यान देना, ये अब ये शब्द ये नहीं कि प्रतिदिन लिख दिया तो बस प्रतिदिन ही होगा, अनु लिख दिया तो अनु के से बस एक ही सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जहां पर भी उपसर्ग आता है, याद रखना जिस भी सेंटेंस में उपसर्ग रहेगा वो क्या कहलाएगा, वह अव्ययभाव समास कहलाएगा। और उपसर्ग जो होते हैं वह शब्द के कहाँ लगते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना, यह शब्द के हमेशा प्रारंभ में लगते हैं बच्चा, इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग। तो चलिए, अभी हमने क्या जाना, अभी हमने अव्ययभाव समास जो चल रहा है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, और अव्ययभाव समास के बारे में और कुछ चीजें जानते हैं। अव्ययभाव समास के बारे में कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं, तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। जैसे मैं बात करता हूं, जिन भी नदियों के नाम के प्रारंभ में याद रखना
जिन भी नदियों के नाम से पहले संख्या आ जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा है कि अगर कोई भी नदी का नाम हो, वो नदी कोई भी हो, लेकिन अगर उस नदी के नाम से पहले कभी भी संख्या आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? वह हमेशा अव्ययभाव समास कहलाएगा। आप लोग कहोगे सर हमने तो संख्या के बारे में पढ़ा है, द्विगु समास के बारे में। बेटा वो द्विगु समास के बारे में जो पढ़ा है वो किसी संख्या को बताता है, किसी समूह को बताता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी नदी के नाम से पहले संख्या होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर में क्वेश्चन क्या था याद रखना, जैसे पंचगंगा। अब मैंने कहा पंचगंगा। पंचगंगा जो है याद रखना, जो गंगा है वो क्या है? नदी का नाम है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, नदी का नाम है। और ध्यान देना, इस नदी के नाम से पहले क्या आ रहा है? पंच आ रहा है। पंच माने क्या होता है? पांच। यानी कि पंचगंगा जो शब्द रहेगा वो बच्चा क्या रहेगा? अव्ययभाव समास। इसी तरीके से अगर किसी भी शब्द में आपको क्या दिखाई दे, अगर किसी भी शब्द में आपको संख्या दिखाई दे जाए नदी के नाम से पहले, तो वो क्या रहेगा? उसे अव्ययभाव समास कहेंगे। इसी के बाद याद रखना अव्ययभाव समास के बारे में ही, अगर किसी भी गिनती की शुरुआत, अगर किसी भी गिनती की शुरुआत उनसे हो, उनसे हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चा ध्यान देना, जैसे मैंने कहा है कि अगर जितनी भी गिनतियां होती हैं अगर उनकी शुरुआत किससे हो जाए? उनसे। अब देखिए ये नहीं कि सारी की सारी गिनतियां उनसे प्रारंभ होती है, अब जानेंगे कि उनसे कौन कौन सी गिनती प्रारंभ होती है। हमने जाना 19, 29, 39, 59, 69, 79। तो यानी कि जितनी भी गिनतियां हैं, और अगर किसी भी गिनती की, जैसे मैंने लिखा 19, तो यहाँ इसका प्रारंभ किससे हो रहा है? 19 का, इसका जो प्रारंभ है याद रखना वो हो रहा है उनसे। और इस उनका जो मतलब होता है उन क्या है? ये उन एक उपसर्ग है। और इस उनका जो मतलब होता है मेरे भाइयों वो क्या होता है? एक कम। यानी कि 20 में एक कम क्या होता है? 19। और याद रखना इसी को क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? इसी को कहा जाता है बच्चे, याद रखना, इसी को कहा जाएगा अव्ययभाव समास। अब वो कौन सी भी गिनती हो सकती है। एग्जाम के अंदर 59 पूछा गया था कि 59 जो है वह कौन सी है? तो याद रखना अगर मैं 59 की बात करता हूँ तो 59 क्या रहेगा? 59 भी आपका विभाव समास रहेगा। या जितनी भी गिनतियां होती हैं याद रखना बच्चा वो क्या रहेंगी हमेशा आपकी? वो सभी की सभी रहेंगी अविभाव समास। चलिए, इसी के साथ अविभाव जो समास है वो समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं, बढ़ते हैं दूसरे भेद के आगे। दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। जो दूसरा भेद था बच्चा वो क्या है? याद रखना, जिसे कहा गया है बहुब्री समास। अब ये जो बहुब्री समास है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुब्री समास होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे बहुब्री समास के बारे में। तो बहुब्री जो समास है इसके बारे में बच्चे याद रखना, इसकी जो डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर किसी भी समास में पहले और अगर किसी भी समास में पहले और दूसरे पद को छोड़कर
अगर किसी भी समास में पहले और दूसरे पद को छोड़कर किसी अन्य पद के बारे में बताया जाए, तो बताया जाए याद रखना। तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में, अगर किसी भी शब्द में पहले और दूसरे पद को छोड़कर किसी अन्य पद के बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुब्री समास। बहुब्री समास में एक चीज और याद रखना, मैं आपको पहचान बता देता हूं इसकी, कि जितनी भी चीजें यूनिक होती हैं अपने आप में, यानी स्पेशल हो, और जितने भी भगवानों के नाम हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? याद रखना, वो सभी के सभी बच्चा बहुब्री समास कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने कहा यहां पर नीलकंठ, तो विग्रह क्या बनेगा इसका? नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीला है कंठ जिसका। अब इसमें याद रखना, ये बात किसकी हो रही है? पहला पद तो हो गया बच्चे याद रखना नीला, और सेकंड जो पद है वो है कंठ। तो इन दोनों पदों को छोड़कर, यानी फर्स्ट और सेकंड पद को छोड़कर किसके बारे में बात की जा रही है? किसी तीसरे पद के बारे में। और वो तीसरा पद क्या है? शिव भगवान के बारे में। तो याद रखना, जहां पर भी पहले और दूसरे पद को छोड़कर किसी अन्य पद के बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बहुब्री समास। और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा ताजमहल, कि ताजमहल जो है, याद रखना, ताजमहल हमसे क्वेश्चन आया कि ताजमहल में कौन सा समास है, तो याद रखना ताजमहल क्या एक यूनिक चीज है, यूनिक होने की वजह से कौन सा रहेगी? ये बहुब्री समास कहलाएगी। मैंने कहा यहां पर जैसे सपोज करना दशानन, अब दशानन है, क्या विग्रह बनेगा? 10 जमा आनन, और इसका मतलब आनन माने क्या होता है? सिर, यानी कि 10 सिर हैं जिसके। तो किस सिर की बात हो जब 10 सिर है? तो भाई याद रखना ये हो रही है रावण की बात। तो इसी को कहा जाता है, याद रखना, दशानन। इसी के साथ हम लोग जानेंगे और बहुब्री समास के बारे में, बहुब्री समास के बारे में और चीज जानते हैं। मैंने कहा जैसे यहां पर पीताम्बर, लंबोदर, चक्रपाणी, बीना पानी, तो देखिए ध्यान देना, पीताम्बर यानी कि क्या हो गया? पीला है, अंबर जिसका, किसकी बात हो रही है? कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की। तो एटलीस्ट हैं क्या? भगवान ही तो हैं। मैंने कहा लंबोदर, लंबो माने क्या होता है? लंबा। उदर माने क्या होता है बेटा? याद रखना पेट। लंबा है पेट जिसका, किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है गणेश भगवान की। चक्र पानी, इसका विग्रह क्या बनता है? इसका जो चक्र पानी का विग्रह होगा वो होगा, याद रखना, चक्र
प्लस में पानी माने होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला, यानी चक्र को धारण करने वाले कौन होंगे? विष्णु भगवान। मैंने कहा वीणा पानी, वीणा माने क्या होता है? वीणा होता है, तो आपने सरस्वती माँ के हाथ में देखा होगा, सरस्वती की जो देवी हैं, जिनकी हम सभी लोग पूजा करते हैं, तो हमें ज्ञान देती हैं, उनके हाथ में जो बजाने वाला जो होता है उसे कहते हैं वीणा, यानी कि वीणा को धारण करने वाला, वीणा को धारण करने वाला। अब जब मैं बात वीणा को धारण की बात कर रहा हूं तो किसका नाम आएगा? सरस्वती माँ का भाई। तो इसलिए ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखना, तो ये सेंटेंस है, ये भी होगा आपका बहुब्री समास। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दो जो भेद हैं हम लोगों के समास के, वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक जरूर करते रहें। और जो भाई जितने भी भाई नए इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। अगर मैं बात कर्मधारय समास की करता हूं, तो सबसे पहले एक बार हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और आज मैं आपको इसकी एक बेहतरीन और बहुत शानदार चीज भी बताऊंगा कि हम हमेशा कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, या बहुब्री समास और कर्मधारय समास में फर्क क्या होता है, दोनों में पहचान किस तरीके से होती है, इस चीज के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, अगर बात करता हूं मैं कर्मधारय समास की, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, या मैं ये भी कह सकता हूं, इसकी जो सेकंड डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इसके बारे में जानना। जिस समास में पहला पद उपमा हो और दूसरा पद उपमेय हो, उसे भी कर्मधारय समास कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, इन दोनों में दो वर्ड दिए गए हैं। पहला पद जो है वो क्या दे रखा है यहाँ पर? विशेषण। और यहाँ पर क्या दे रखा है? दूसरा पद विशेष्य। तो हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। इसी तरीके से यहां पर हमें पहला पद दे रखा है उपमा, और दूसरा पद जो हमें दे रखा है, याद रखना मेरे भाई, वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है उपमेय। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जब तक हमें इनके फर्क के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक क्या है, हम पहचान नहीं कर सकते। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल के समान नैन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल के समान नैन। अब देखिए, कमल में या नैन जो है, इसमें विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, उपमा क्या है, उपमेय क्या है, याद रखना। अगर मैं इस चीज के बारे में बात करता हूं, तो मेरे भाई याद रखना, जो नैन है ये क्या कहलाएगा? ये है इसमें विशेष्य। यही क्या है इसमें? उपमेय। कमल जो है वो क्या है, वो याद रखना,
विशेषण या उपमा। कैसे है? अब इस चीज के बारे में समझिए आप लोग। मैंने कहा एक एग्जाम्पल समझना। कमल नैन। विग्रह क्या हो गया मेरे भाइयों? कमल के समान नैन। अब जो मैंने कमल के समान नैन बताए हैं बेटा, इसमें जो नैन है यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। तो किसके बारे में बात की जा रही? नैन के बारे में, तो ये क्या होगा? विशेष्य। अब विशेषता क्या है भाई? कि उसकी जो नैन है, जो उसकी आंखें हैं वो कैसी हैं? कमल जैसी। तो ये क्या हो गया? विशेषण। अब इसी के साथ दूसरी चीज जानिए। मैं आपको एक पहचान बता रहा हूं और बहुत आसान और बहुत अच्छी पहचान बता रहा हूं। अगर ये आपको याद है ना तो याद रखना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अगर किसी भी शब्द का विग्रह करने पर या तो शब्द आ जाए है जो, क्या आ जाए? है जो आ जाए, या शब्द आ जाए के समान, या भाइयों जो शब्द है वो क्या आ जाए? रूपी। अगर विग्रह करने पर इन चारों में से याद रखना कोई भी शब्द आपको दिखाई दे जाए, इन तीनों में से कोई भी शब्द दिखाई दे, तो वहां पर आपको क्या आंसर देना है मेरे मित्रों? वहां पर आपको जो आंसर देना है वो देना है कर्मधारय समास। तो देखिए एक बार इस चीज के बारे में, है जो, के समान, या रूपी। अब एग्जाम्पल उठाते रहिए। पहले ही एग्जाम्पल में लिखा था कमल नैन, विग्रह करने पर क्या आ गया मेरे भाइयों? के समान आ गया। मैंने कहा चंद्रमुख, क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान मुख। तो ध्यान देना बच्चा, क्या आ गया भाई? विग्रह करने पर के समान आया। मैंने कहा जैसे विद्या धन। पेपर में पूछा गया कि विद्या धन जो है उसमें कौन सा समास है? तो ध्यान देना, अगर मैं विद्या धन की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? विद्या रूपी धन। तो विग्रह करने पर क्या है बच्चा? याद रखना रूपी। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, भव सागर। विग्रह क्या हो जाएगा? विग्रह होगा भव्य रूपी सागर। तो क्या आ गया बच्चा? याद रखना रूपी। तो यहां पर देखो विग्रह करने पर रूपी आ रहा है, यहां पर क्या है? रूपी आया। इस जगह के समान आया, इस जगह क्या आ रहा है? के समान। तो ये तो मैंने बोला था, अगर विग्रह करने पर या तो है जो आ जाए, या के समान आ जाए, या रूपी आ जाए, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? वो सभी के सभी शब्द कहलाएंगे कर्मधारय समास। आगे देखिए। अब हैजो का मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैंने लिखा नीलकंठ। विग्रह क्या होगा? नीला है। विग्रह क्या होगा मेरे भाई? याद रखना, विग्रह है नीला है दो कंठ। अब नीला है दो कंठ, तो विग्रह करने पर क्या आ रहा है जो। और जिसमें भी है जो आ जाएगा मेरे मित्रों, वो क्या रहेगा? वो रहेगा कर्मधारय। आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि नीलकंठ जो है वो बहुब्री भी है, और अब आप हमसे कह रहे हो कि नीलकंठ जो है वो क्या है? कर्मधारय भी है। तो दोनों की पहचान क्या है बच्चे? ध्यान देना। जब मैंने आपको बहुब्री बताया था तो उस समय बहुब्री के लिए मैंने आपको इसका विग्रह क्या बताया? इस चीज को समझिए। तो उस समय मैंने आपको जो इसका विग्रह बताया था बेटा, वो क्या था? याद रखना, वो था नीला है कंठ जिसका। अगर विग्रह हो इस तरीके से तो आंसर क्या रहेगा? बहुब्री। और अगर विग्रह हो भाई इस तरीके से, नीला है जो कंठ, तो आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? याद रखना कर्म धार्य। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा था। तो देखिए एक बार एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आया था, उस चीज को जानते हैं। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, दोनों के बारे में समझना। मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले एक तो सेंटेंस लिख देता हूं मैं कर्म धारय के लिए, और एक आपको बता देता हूं भाई बहुब्री के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इस चीज को समझिए। मैंने लिखा, जैसे सपोज करना यहाँ पर नीलकंठ में
या इस तरीके से दे रखा था पेपर में, नीलकंठ नीला है जो कंठ, ब्रैकेट बंद में कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो मेरे भाई ध्यान देना इस चीज के बारे में। अब उसने कह दिया नीला है, यानी नीला है जो कंठ, तो क्या रहा है जो, और है जो जिसमें विग्रह करके आ जाएगा तो क्या आंसर रहेगा, कर्मधारय। लेकिन उन्होंने ऑप्शन में क्या दे दिया था, उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था बहुब्री समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, या याद रखना मेरे भाइयों क्या था, द्वंद्व समास। इस तरीके से उन्होंने क्या दे रखे थे, चार ऑप्शन दे रखे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। तो बच्चों ने इस चीज के बारे में नहीं देखा, बस उन्होंने नीलकंठ पढ़ा, नीलकंठ पढ़ने के बाद में उन्हें पता था कि भाई भगवान का नाम है नीलकंठ है, तो किस में आ जाएगा, बहुब्री में। बच्चे ऑप्शन लगा गए बहुब्री, जो गलत आंसर निकला। अगर हमसे कभी क्वेश्चन आ जाए नीलकंठ में कौन सा समास है, इस तरीके से आए नॉर्मल क्वेश्चन, तो बच्चे याद रखना इस जगह क्या आंसर रहेगा, इस जगह रहेगा हमारा बहुब्री। अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तो कर्मधारय तब दे सकते हो, लेकिन अगर प्योरिटी रहे कि बहुब्री पहले ऑप्शन में है या बहुब्री ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर क्या होगा, बहुब्री ही होगा। तो डिपेंड है, सिर्फ अगर विग्रह करने पर है जो आ रहा है, बहुब्री ऑप्शन में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब क्या आंसर रहेगा, कर्मधारय। अगर विग्रह करने पर है जो नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, याद रखना, तब रहेगा है जो नहीं आ रहा है, तब रहेगा बहुब्री। क्योंकि नीलकंठ का बहुब्री में जब विग्रह बनता है तो वो क्या बनता है, याद रखना, नीला है कंठ जिसका। तो इस चीज के बारे में याद रखना। आई होप चीजें समझ में आई हो। इसी के साथ जो कर्मधारय समास में भाई वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में। और याद रखना, अगर नोट्स चाहते हो, अगर आप लोग किसी भी प्रकार के नोट्स चाहते हो किसी भी एग्जाम के, तो आप आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस और नंबर पर कांटेक्ट यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। आप यहाँ पर भी क्या है बच्चे याद रखना, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हो। तो आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।